एड्स। देखिए एड्स से पहले मैं बात कर लेता हूं रीट्रोवायरसेस की। देखें जो रीट्रोवायरसेस हैं ये ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है ये आरएनए होता है। और आप ये जानते हैं कि जितने प्लांट एनिमल हैं या बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो आरएनए से आरएनए बना सके। तो इसलिए ये वायरस जितने रीट्रोवायरसेस हैं ये अपना एंजाइम भी साथ रखते हैं और उस एंजाइम को नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब कि उस आरएनए को कन्वर्ट करेगा जी डीएनए में। और जब डीएनए बन जाएगा होस्ट सेल के अंदर तो फिर डीएनए से आरएनए बन सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बन सकते थे, इसलिए ये एंजाइम खुद लाए हैं। ये होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे मैं एचआईवी की बात करूं ये होस्ट स्पेसिफिक है, मैं रेबीज के हवाले से बात करूं ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक है। ये होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं और नॉन होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं। जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं इनको हाँ खास किस्म की रिसेप्टर साइट चाहिए होती हैं। मतलब ये एचआईवी जो है इसे रिसेप्टर साइट CD4 चाहिए होती है, जो हमारे बॉडी के ज़्यादातर टी लिम्फोसाइट्स या टी हेल्पर लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वहाँ ये मौजूद होती है। अब ये रीट्रोवायरसेस दो तरह के हैं, एक को हम ट्यूमर वायरसेस कहते हैं। ट्यूमर वायरसेस हैं जो रसोलियाँ पैदा करते हैं। ट्यूमर को हम ऑन्को वायरसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये कैंसर काजिंग होते हैं। तो कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये इनके अंदर ऑन्कोजीन्स होते हैं, तो ऑन्कोजीन की वजह से ये ट्यूमर पैदा करते हैं या कैंसर पैदा करते हैं। तो ट्यूमर भी तो कैंसर है। इसी तरह दूसरे हैं एचआईवी जिनकी मैं बात करने वाला हूं। जी बात शुरू करते हैं एड्स के हवाले से। देखें एड्स ऐसी डिजीज है जो लेट डिस्कवर हुई थी बाय द फिजिशियन और ये 1980s में आके इस डिजीज को जी स्टडी किया गया, डिस्कवर किया गया। ये डिजीज सबसे पहले यंग मेल्स के अंदर देखी गई और ये सारे यंग मेल जो थे ये होमोसेक्सुअल थे, ये होमोसेक्सुअल थे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये डिजीज फीमेल के अंदर भी देखी गई, तो फिर इस डिजीज को कहा गया नॉन होमोसेक्सुअल। तो फिर ये नॉन होमोसेक्सुअल बन गए ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखें इसमें सिम्टम्स क्या होती हैं। देखें एक बात ध्यान में रखें कि इसमें कम्प्लेक्स सिम्टम होती हैं एड्स में, कि यहाँ हर किस्म की डिजीज की सिम्टम हो सकती हैं, लेकिन जो अमूमन देखी गई हैं वो है जनाब नमूनिया है जी, नमूनिया होगा, ये लंग से रिलेटेड डिजीज है। रेयर वेस्कुलर कैंसर, खून की नालियों का कैंसर हो जाएगा। इसी तरह स्वोलन लिम्फ नोड, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उनकी जो डक्ट्स आके जहां मिलती हैं वहां नोड बनते हैं, तो लिम्फ नोड जो है ये स्वेलिंग कर जाते हैं। सडन वेट लॉस, बॉडी का अचानक जो है वो वजन कम होना शुरू हो जाता है। और जो अहम सिम्टम है वो है जर्नल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, कि असल सिम्टम ये है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि फिर तमाम किस्म के वायरसेस, तमाम किस्म के बैक्टीरिया, तमाम किस्म के पैथोजन अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए फिर एड्स में सिम्टम एक जैसी नहीं रहती। अब ये जो काजल ऑर्गेनिज्म है इनको 1984 में दो इंस्टीट्यूट में स्टडी किया गया। एक पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस में पास्चर इंस्टीट्यूट में स्टडी किया गया, और दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट जी फॉर हेल्थ इन USA। और इन दो इंस्टीट्यूट में इस काजल ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया 1984 में, और फिर 1986 में इसको नाम दिया गया HIV, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस।
और अब स्टडी की गई कि ये बॉडी के अंदर किस सेल को जाके इन्फेक्ट करता है। तो देखा गया कि ये आमतौर पे हमारे बॉडी के जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये उनको इन्फेक्ट करता है और अपनी तादाद में ये HIV इजाफा करते हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और HIV वायरस की तादाद में इजाफा होता जाएगा। लेकिन ये भी देखा गया कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, न्यूरॉन हैं, ये उन पर भी इफेक्ट करते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये भी देखा गया कि ये मंकी के अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, इन्फेक्ट भी करते हैं, लेकिन डिजीज काज नहीं करते। इससे बात क्या क्लियर हुई कि ये होस्ट स्पेसिफिक है। अब अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हवाले से बात करूं कि ये फैलता किस तरह है, ये देखें, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट। जी, हर किसी से जो जिनसी मिलाप है उससे ये फैलता है, क्योंकि एड्स की तकरीबन 10 या इससे कम या ज़्यादा जो है ईयर्स तक इसकी सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती, नहीं वो लोग कैरियर रहते हैं। तो जब तक वो कैरियर होंगे तो इसका मतलब है कि वो डिज़ीज़ को फैलाते रहेंगे, और अगर उनसे सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो लाजिम बात है कि ये डिज़ीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, हर किसी से जिनसी मिलाप। दूसरा है जनाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप खुदा ना खास्ता उससे ब्लड लेते हैं और आपने ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं कराई तो ये डिजीज़ जिसने ब्लड लिया है वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह कंटेमिनेटेड, आलूदा शुदा, इस्तेमाल शुदा जो इंस्ट्रूमेंट हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं या सरिंज हैं, ये उनके ज़रिए फैलता है। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग, जी, ये माँ से बच्चे की तरफ भी फीडिंग के दौरान ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो थी, या जो आमतौर पे हेल्थ केयर हैं या डॉक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो क्योंकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो ये वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उन तक भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इनकी प्रिवेंशन किस तरह करनी है कि आप देखें कि इसकी कोशिशें की गई कि वैक्सीन वगैरह बनाई जाए 2001 में अफ्रीका में, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो इसकी प्रिवेंशन ये है कि हम इसके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें, यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने अगर करवानी हो तो स्क्रीनिंग करवाएं। हमें जो है स्टीराइल सिरिंज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर इस्तेमाल करने चाहिए और अवॉइड करें सेक्सुअल कांटेक्ट से। तो इस तरीके से हम जो है इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। अगर मैं HIV के लाइफ साइकिल के हवाले से बात करूं कि ये किस तरह इन्फेक्शन पैदा करता है, देखें ये जो एक सेल मैंने ड्रा किया है, ये सेल होगा जी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, और यहां देखें मैं HIV पहले ड्रा कर लेता हूं। HIV के अंदर ये ज़हन में रखना कि 2 RNA के अलग अलग स्टैंड हैं और आइडेंटिकल हैं, और इसी तरह यहाँ 2 एंजाइम हैं। अब इनका जो कैप्सिड होता है वो इस तरह कोन जैसा होता है, कोनिकल। तो ये कैप्सिड है, इसके बाहर ये इन्वेलप है, और इन्वेलप के ऊपर लगे होते हैं इन्वेलप स्पाइक जो होस्ट के साथ अटैच करने में मदद मिलती है। तो ये इन्वेलप खुद नहीं बनाते, ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से डिराइव करते हैं, इसलिए इसकी कंपोजिशन वही है मेम्ब्रेन जैसी। जी, ये इन्वेलप हैं और ये इन्वेलप हैं और ये स्पाइक है, इन्वेलप स्पाइक हैं। ये कैप्सिड है और ये RNA का जीनोम है, और ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये मैंने HIV, अब HIV देखें यहाँ एक साइट है, स्पेसिफिक साइट, उसके साथ ये आके अटैच हो गए। इसको नाम देंगे CD4 क्लस्टर डेजिग्नेशन 4 CD4 रिसेप्टर साइट। तो इस रिसेप्टर साइट के साथ ये आके अटैच हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये वायरस एज ए होल दाखिल हो रहा है होस्ट सेल के अंदर, पूरे का पूरा दाखिल हो रहा है।
यानी इसका प्रोटीन कोड भी अंदर आएगा। हाँ, इन्वेलप सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो अंदर आके इसकी अनकोटिंग हुई, कोट उतर गया और ये आरएनए के स्टैंड और एंजाइम अलग हो गए। तो पहले स्टेप में अटैचमेंट हुई रिसेप्टर साइड से विद द हेल्प ऑफ स्पाइक, और अटैचमेंट के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ इन्वेलप फ्यूज्ड हो गया, कैप्सिड ये अंदर दाखिल हो गया, और जो ही साइटोप्लाज्म में आएगा अब यहां होगी जनाब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये दूसरा स्टेप होगा। अब एक आरएनए के स्टैंड की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा भी यही काम करेगा। ये अब आरएनए का स्टैंड है, ये देखें आरएनए का स्टैंड है। अब इस आरएनए के साथ ये एंजाइम जो है ये इस आरएनए स्टैंड के साथ मिलकर या देखकर डीएनए का स्टैंड बना लेता है। तो हम कहेंगे कि ये आरएनए का जो स्टैंड है ये टेम्पलेट है, ये सांचे के तौर पे काम हुआ है। तो जैसी बेसिस थी उसकी कंप्लीमेंट्री बेसिस यहां डाल दी। ये अब आरएनए डीएनए हाइब्रिड है, यानी आरएनए के साथ डीएनए का स्टैंड बन चुका है। अब ओरिजिनल आरएनए खत्म, ये आरएनए खत्म, अब डीएनए का एक स्टैंड रह गया। अब ये डीएनए का स्टैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा और उस डीएनए के साथ और डीएनए का स्टैंड रेप्लिकेशन से बन जाना है। तो अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो चुका है। स्टेप सुन लें कि ये आरएनए का अगर एक स्टैंड था, दूसरा भी यही काम करेगा। इस आरएनए के स्टैंड को एंजाइम ने टेम्पलेट के तौर पे काम किया और टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उस आरएनए के साथ डीएनए का स्टैंड बना लिया। तो ये आरएनए और डीएनए हाइब्रिड बन गए और फिर ओरिजिनल आरएनए वाला स्टैंड खत्म, अब जो डीएनए वाला है उसके साथ और डीएनए का मालिक यानी स्टैंड बन जाएगा, तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद होता ये है कि ये अगर होस्ट सेल का क्रोमोसोम था या डीएनए था, अब ये वायरल जो डीएनए है ये प्रोवायरस की शक्ल में, जी आप देख सकते हैं, दाखिल हो गया है होस्ट के डीएनए के साथ। तो जब होस्ट के डीएनए के अंदर दाखिल हो गया, अब प्रोवायरस इसे कहेंगे। अगर ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता तो हम प्रोफेज कहते। तो जो एनिमल का वायरस हैं जब अपना डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो किस फॉर्म में रहते हैं? प्रोवायरस की शक्ल में। अब ये सेल अमूमन कैंसरस बन जाते हैं कि खामखा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। फिर होगा क्या कि ये प्रोवायरल जो डीएनए है ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ये अब तीसरा स्टेप है। ट्रांसक्रिप्शन से आपको पता है आरएनए बनेंगे और फिर आरएनए के बाद होनी है ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन बननी है। और यहां प्रोटीन का मतलब है कि उनके जनाब ये देखें, ये कैप्सिड तैयार हो रहे हैं और एंजाइम तैयार हो रहे हैं। और फिर इसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो है असेंबली एंड रिलीज, कि अब इस कैप्सिड के अंदर देखें आरएनए के मॉलिक्यूल चले जाएंगे, एंजाइम चले जाएंगे और इस तरीके से असेंबली हो जाएगी, फिटिंग हो जाएगी, असेंबल्ड हो जाएंगे पार्ट्स और अब बाहर निकलने के लिए तैयार है। और जो ही ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेंगे तो सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट लेंगे और वो इनका इन्वेलप बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेलप इसने खुद नहीं बनाना, होस्ट की मेम्ब्रेन से डिराइव्ड करना है। तो ये बड की शक्ल में बाहर रिलीज हो जाएंगे। मैंने एक साइड से रिलीज किया तो हर तरफ से ऐसा होगा। इसका मतलब है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और क्यों? इनका अंदर का जितना मटेरियल था वो वायरस यूज कर लिया उन्होंने, तो इस बेचारे के पास रहा भी कुछ नहीं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होते रहेंगे और ये HIV जो है अपनी तादाद में इजाफा करते रहेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल ये क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि ये लिम्फोसाइट सेल जो है ये वाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। वाइट ब्लड सेल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, 6 टाइप हैं। और उनमें अगर मैं लिम्फोसाइट के हवाले से बात करूं तो लिम्फोसाइट जो है ये लीकोसाइट हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं। इनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं जी बी लिम्फोसाइट सेल यानी बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल्स।
और जो बी सेल्स हैं इनके दो फंक्शन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं कि ये बनाते हैं जनाब मेमोरी सेल, यानी इन्होंने यादाश्त करनी होती है, और दूसरे इन्होंने बनाने होते हैं प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल ने आगे जी बनाने होते हैं एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनाने हैं। अब मेमोरी सेल का काम होता है कि अगर पहली दफ़ा इन्फेक्शन हो गया तो अगली दफ़ा ये याद रखेंगे कि इन्फेक्शन हुआ था, तो अगली दफ़ा जल्दी इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो जाता है। टी सेल 3 किस्म के हैं, एक को बोलते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट जिनकी बात हम कर रहे हैं, दूसरे सुप्रेसर सेल्स हैं जिन्होंने रोक के रखना है, और तीसरे ये किलर सेल हैं जो डायरेक्ट लड़ने वाला काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो सुप्रेसर सेल्स में ये देख लें बी सेल को सुप्रेस रखना है और हेल्पर सेल ने इसको एक्टिवेट करना है कि जब कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करेंगे बी सेल को, बी सेल प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो HIV वायरस हैं अगर बॉडी में आ गए तो इन्होंने इन हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करना है, तो बी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तो ना प्लाज्मा सेल बनेंगे और ना ही क्या बनेंगी एंटीबॉडीज। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। अल्लाह हाफिज।